हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और Q&A वीडियो में। ये वीडियो यार शायद जहां तक है बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो इसीलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल भी काफी ज्यादा कम होंगे। सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम था मेरे पास। अब जल्दी से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है 6:17। तो देखो कब तक वीडियो आ पाती है। पहले सवाल की तरफ अगर हम जाते हैं तो कैप्टन काशिफ की तरफ से आ रहा है, भाई बात में दम है। लोग अलग अलग पेमेंट यूज करने के बजाय एक ही तरह की पेमेंट यूज करने की, मतलब 10 तरह के एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही पेमेंट सिस्टम आप यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो उन्होंने करा था मेरे व्हाट्सएप वाले वीडियो पे, जहाँ पे मैंने कहा था कि व्हाट्सएप पे जो है वो आपको मतलब यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जो है बात बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से गलत वे में ले गए। वो लोग ये सोच रहे थे कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को भी व्हाट्सएप पे यूज नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी चीज है। जैसे मान लो आप लोग 4 दोस्त हो, आप लोग ने नेटफ्लिक्स का जो प्लान है वो ले रखा है, 800 रुपए का आता है, आपने 200 रुपए करके स्प्लिट कर रखा है। तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, वहां पर एक बंदा जो भी मतलब मेन पेमेंट करता है वो 3 लोगों को और को रिक्वेस्ट कर देगा पेमेंट के लिए, वहीं से सबकी पेमेंट हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। इसका डिसएडवांटेज केवल उन्हीं लोगों को है जो लोग रेगुलर पेमेंट नहीं करते, या फिर जिनको अपनी सिक्योरिटी से लेकर डर रहता है, मतलब कि हाँ यार मेरा कई जगह अकाउंट ना चला जाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने मना करा था, जो मतलब थोड़ी एज जिनकी ज्यादा हो गई, जिनको टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, जो टेक हैवी नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीज मैंने बोली थी। बाकी सब लोग तो नॉर्मल यूज कर ही सकते हो भाई, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उन केसेस में व्हाट्सएप पे का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस भी ज्यादा है। यहाँ पर अगला कमेंट हमें जावेद की तरफ से आ रहा है, भाई न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट 3 चैनल पर कब अपलोड कर रहे हो? आई एम वेटिंग ब्रो, जल्दी ही वीडियो आ जाएगी उस चैनल पर भी। अभी एक और वीडियो है उस पर काम चल रहा है, उसके बाद बस डायरेक्ट वही वाला फीचर है, मतलब उसी वीडियो पर काम चलेगा। अगला सवाल यहाँ पर जोकेन कमसी की तरफ से आ रहा है, डेटा प्राइवेसी इन इंडिया इज अ बिग जोक। यार ट्रू। देखो अगर मैं आपसे ही पूछूं ना, आप अपने डेटा को लेके कितने ज्यादा मतलब सिक्योर हो, या फिर कितने ज्यादा पोजेसिव हो अपने डेटा को लेकर? बिल्कुल भी नहीं। कोई ईमेल मांगता है आप ईमेल दे देते हो। यार यहाँ तक तो मेरे दोस्तों को सारों को जो मेरा पासकोड है ना फोन का वो पता है, वो मेरा व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यार देखो प्राइवेसी तो एक तरह से मतलब हमें सिखाई नहीं गई है। इंडिया में ऐसा ही है, सब एक दूसरे का यूज करते हैं, कुछ भी मतलब भाईचारा इतना है, क्या कर सकते हैं। तो बचपन से ही हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है कि हम मिल बांट के खानों में विश्वास रखते हैं, तो इसी वजह से प्राइवेसी उतनी ज्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करती। जैसे बाहर के कंट्रीज में क्या है, जब बच्चे थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं तो उनका एक अलग कमरा मिल जाता है, और उनके कमरे में भी आने से पहले घर वालों को परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब सोच सकते हो इंडिया में ऐसा हो भी पाएगा कभी? तो यही सारी रीजंस हैं। और अगर हम बात करें डिजिटल प्राइवेसी की, तो भाई जब जो प्रैक्टिस आप रेगुलर लाइफ में करते हो वही चीज आप ऑनलाइन भी मतलब जब आओगे तो वही प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर भी हम इतना ज्यादा नहीं देखते कि कौन हमारा फोन नंबर ले रहा है। जैसे कोई भी ऐप हम यूज करते हैं उसमें, जैसे मैंने वो जो स्पीड टेस्ट वाली ऐप आती है हमारी, स्पीड टेस्ट में वो मुझसे मांगता है कॉल की परमिशन। भाई तुम स्पीड टेस्ट कर रहे हो, तुम्हें कॉल की परमिशन की क्या जरूरत है? तो ये सारी चीजें हम ध्यान नहीं देते, हम अलाउ करते जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि अब जितने भी नए लोग आ रहे हैं, जो जैसे जैसे ये प्राइवेसी का सिस्टम आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है, काफी सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही हैं, और काफी लोग अब प्रिकॉशन लेने लगे हैं। तो मेरा आपसे यही वो है कि जब भी आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो, कहीं पर रजिस्ट्रेशन भी करते हो, तो वहां पर आप देख लो वो वेबसाइट कैसी है, ट्रस्टेड है नहीं है, क्योंकि आपका डेटा इस टाइम सबसे ज्यादा महंगा है और उसका बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आपका नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो निधवज मास्की की तरफ से आ रहा है, भाई बैंडविड्थ क्या होती है? तो यार देखो बैंडविड्थ का सीन ये है कि बैंडविड्थ को आप एक तरह से रोड मान लो कि एक इतनी चौड़ी रोड है, ठीक है। अब इसमें गाड़ी यहाँ भी जा सकती है, यहाँ 3-4 लेन बने हुए हैं। तो गाड़ियों की जो लेन है वो हो गई आपकी इंटरनेट स्पीड, और जितना चौड़ी ये सड़क है वो हो गई आपकी बैंडविड्थ। तो अब इसमें ज्यादा डेटा ज्यादा स्पीड से जा सकता है इन कंपैरिजन टू दिस फोन। अगर हम इतनी पतली सड़क माने तो यहाँ पर स्पीड मतलब उतनी ही रह सकती है जितनी यहाँ पर मिल रही है, सेम स्पीड से जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रोड बहुत कम चौड़ी है तो बहुत ज्यादा डेटा एक साथ नहीं जा सकता है। यहाँ पर आपका बहुत सारा डेटा एक साथ जा सकता है। तो यहाँ पर हाई बैंडविड्थ का मतलब है आप एक ही साथ ज्यादा डेटा भेज सकते हो। यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है पार्थ पंचाल की तरफ से, सर एक फोन में 2 प्रोसेसर लगा सकते हैं क्या? उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? तो भाई देखो जरूरत क्या है सबसे पहले तो, क्योंकि एंड्रॉइड फोन ले लो या आईफोन ले लो, वो अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल हो चुके हैं कि एक ही प्रोसेसर बहुत सारी चीजों को हैंडल कर पाता है। प्लस आप एक चीज नोटिस करोगे अगर आपने फ्लैगशिप फोन यूज करे हैं कि वो लोग हीट बहुत ज्यादा होते हैं। जितना आपका टॉप एंड आपका प्रोसेसर होगा उतना ही ज्यादा वो हीट भी होगा। अब सोच लो एक फोन आपके मतलब एक प्रोसेसर आपके फोन को इतना ज्यादा हीट कर देता है, तो एक से ज्यादा प्रोसेसर आप यूज कर लोगे तो भाई बैटरी कैसे यूज करोगे? मतलब बैटरी तो जगह तो लिमिटेड है ना, बैटरी की फिजिकल लिमिटेशन है, वो तो इसमें एक लिमिट के हिसाब से डाली जा सकती है, या तो फोन बहुत ज्यादा मोटा बना दो तो वो केस हो सकता है। लेकिन हीट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोसेसर के केस में। अगर हम बात करें
दो प्रोसेसर लगाने की, तो उससे अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। एप्पल का जो मतलब प्रोसेसर है, मानता हूँ बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग है, लेकिन जो उसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो जो प्रोसेसर है वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करता है, इतने अच्छे से कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लो आप A14 चिप जो है वो अभी किसी भी एंड्रॉइड में लगा दोगे, मान लो किसी तरह आप चला भी देते हो, तो भी मैं गारंटी देता हूं कि आप वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाओगे जो एप्पल के सॉफ्टवेयर से आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन का, और ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी फोन के परफॉर्मेंस में। चिप जो है मानता हूं कि वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन है मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि प्रोसेसर अपने हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब जो कंपनीज को ध्यान देना चाहिए वो ऑप्टिमाइजेशन पे देना चाहिए। यहाँ पर अगला सवाल है हमारा पवन कुमार की तरफ से, अतुल भाई मुझे 40K के अंदर एक पीसी बिल्ड का आइडिया दे दो। तो यार मैं आपसे पवन भाई ये कहूंगा कि अभी वेट करो, क्योंकि अभी सप्लाई चेन की बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लगी पड़ी है, मार्केट में सिस्टम है नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अपना कार्ड लेने के लिए, ग्राफिक कार्ड लेने के लिए नेहरू प्लेस गया हुआ था। वहां पर एक बंदा मेरे सामने पता है कितने कार्ड ऑर्डर कर रहा था? 40 कार्ड। क्रिप्टो करेंसी का जो अभी सिस्टम चल रहा है ना, वो भी बहुत ज्यादा अभी मतलब ठीक ठाक क्रिप्टो करेंसी का रेट जो है अच्छा खासा जा रहा है, तो इसी वजह से जो माइनिंग हो रही है उसकी बहुत ज्यादा हो रही है। तो नंबर 1 कोविड की वजह से सप्लाई चेन वैसे ही कम है, ऊपर से जो ये माइनर्स हैं वो लोग भी 40 ग्राफिक कार्ड एक एक बार में लेके जा रहे हैं। मतलब 40 कार्ड उसने लिए थे 3070, और जो मैं लेने गया था ना RX 5700 XT, उसके लिए भी बोल रहा था मुझे ये भी 40 चाहिए। तो सोच रहे हो कितने बड़े लेवल पर माइनर्स काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो सप्लाई चेन की वैसे ही लगी पड़ी है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे, खासकर जो लो सेगमेंट है, क्योंकि वहां पर AMD के कार्ड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रखी हैं। तो वेट करो, जैसे जैसे अभी माहौल ठीक होगा उसके बाद 40K में आप बहुत अच्छा पीसी बिल्ड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से वेट करो, कुछ टाइम का वेट और है, लेकिन वेट करना आपके लिए वर्थ होगा, क्योंकि बाद में जब सेम कंपोनेंट आपको कम प्राइस पे मिलेंगे तो दुख होने से ज्यादा अच्छा है कि मतलब यही होता ना कि यार थोड़ा सा वेट कर लेता। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ पर अगला सवाल हमारा जेन्युइन इंसान की तरफ से आ रहा है, भाई हम लोग क्यों नहीं सैमसंग के फोन में iOS डाल सकते हैं? मैंने एक बार डाला था मगर फोन में iOS डल गया, मगर प्ले स्टोर की तरह ही रहा। तो यार ये मतलब आपने सॉफ्टवेयर नहीं डाला था, या आपने थीम डाली थी। थीम और सॉफ्टवेयर अलग अलग चीजें होती हैं। तो थीम तो आप डाल सकते हो, और रही बात कि हम सैमसंग के फोन में iOS क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि भैया जो एप्पल है वो अपना सोर्स कोड किसी भी दूसरी कंपनी को देता नहीं है। बिना सोर्स कोड के अगर वो लोग किसी भी तरह डिक्रिप्ट करना भी चाहेंगे तो वो उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। प्लस जो चीजें iOS में लिखी हुई हैं A14 के लिए, जो उसमें रैम यूज होती हैं उसके लिए, यहाँ पर तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज होता है, तो वो चीजें उसके लिए फिर दोबारा लिखनी पड़ेंगी, और दुनिया भर की मतलब इसमें माथा पच्ची है। क्योंकि जहां पर भी बात आ जाती है इनक्लोज सिस्टम की ना, एप्पल का क्या है, सारी चीजें इनक्लोज्ड है। प्रोसेसर उसका खुद का है, रैम उसकी खुद की है, स्टोरेज उसका खुद का है, जितनी भी चीजें सारी उसकी खुद की है। इसी वजह से दूसरे कंपोनेंट के साथ वो अच्छे से बात कर ही नहीं पाएगा। अगर हम बात करें एप्पल के मैकओएस की, वहां पर क्या है, वहां पर इंटेल के प्रोसेसर यूज होते हैं जो कि बाकी दूसरी कंपनीज भी यूज करती हैं। वहां पर जो GPU होता है वो AMD का यूज होता है जो कि बाकी दूसरी कंपनीज भी करती हैं। तो मैकओएस आप दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हो जिसको हैकिंटॉश भी बोलते हैं, तो वो वहां पर कर सकते हो, लेकिन iOS के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगला सवाल हमारा सत्यजीत की तरफ से आ रहा है, अमेजॉन में रिन्यूड मोबाइल की IP रेटिंग होती है क्या? जैसे OnePlus 8 की रिन्यूड में वाटर और डस्ट प्रूफ होगा क्या? इसके बारे में बताओ। तो भाई इसके बारे में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है सत्यजीत भाई। रिन्यूड फोन देखो दो तरह के होते हैं। पहला, जैसे मेरा फोन आया, मैंने इसको अनबॉक्स करा, मुझे नहीं पसंद आया किसी भी वजह से, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। ये दोबारा से इसको सील पैक करा जाएगा, कंपनी पे वापस जाएगा, दोबारा से सील पैक होकर आएगा, तो यहाँ पर ये चीज रिन्यू हो जाएगी। अगर मैंने इस फोन को एक्टिवेट कर दिया है तो, अगर मैंने इसको एक्टिवेट भी नहीं करा, मतलब हाथ में उठाते ही मैंने इसको वापस कर दिया, तो ये नए फोन की तरह बिक जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे लिया, यूज करा पूरे दिन भर, सारा कुछ मतलब इस्तेमाल करके देखा, फिर पसंद नहीं आया, उसके बाद मैंने रिटर्न करा, तो एक केस तो ये हो गया रिन्यू का। दूसरा केस ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन लिया, अब 10 दिन 12 दिन में इस फोन में कोई दिक्कत आ गई, मतलब शायद कंपनी की पॉलिसी 30 दिन की होती है कि 30 दिन तक अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपको फोन को रिप्लेस करके दे देंगे। तो यहाँ पर दूसरा केस ये हो जाता है कि 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद कोई दिक्कत आई, मैं फोन लेके गया, मुझे नया फोन मिल गया, तो इस केस में अब वो कंपनी उसको वापस मैन्युफैक्चरर के पास भेजेगी, वो उसके सर्विस सेंटर वाले उसको ठीक करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, जैसे वो सील पैक होता है वैसे ही सील पैक होगा, उसके बाद उसको दोबारा से नए डब्बे में डालकर दे दिया जाएगा। तो ये होता है केस 2। तो दोनों ही केसेस में मेरे हिसाब से आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट मिलना चाहिए। यहाँ पर अगला सवाल है आर्यन कुशवाहा की तरफ से,
भाई हाउ टू मेक अ ऐप, उसके लिए भाई आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। दूसरा सवाल है इनका हाउ टू गेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द बिग कंपनीज। तो भाई देखो आप काम करते रहो, स्पॉन्सरशिप आपको अपने आप मिलेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे उनके 1000, 1500, 2000, 3000 सब्सक्राइबर हो गए, वो लोग अपने काम छोड़ के इस चीज पर ध्यान देने लगते हैं कि मैं मतलब स्पॉन्सर्स कैसे लूं, कैसे दूसरी कंपनीज को मतलब मेल करूं, उनके मैसेज करूं, ये सब करूं। तो इस काम को छोड़कर आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जगह आप अपने कंटेंट बनाने में ध्यान दो। जैसे जैसे आपकी ऑडियंस ग्रो होगी अपने आप आपको सामने की तरफ से ऑफर आएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगला सवाल हमारा आदर्श कुमार की तरफ से आ रहा है, भाई विच नेटवर्क इज बेस्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड विच नेटवर्क इज बेस्ट इन एवरीवेयर। तो भाई ऐसा कोई भी नेटवर्क नहीं है जो हर जगह बहुत ज्यादा अच्छा हो, डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बता सकता कि कहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट नेटवर्क आपको कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर दे सकता है। अतुल ब्रो आपके पीसी में कौन सा प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड लगा है, आपका पीसी कितने का है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई लव योर वीडियोज आर ऑलवेज ऑसम। थैंक यू भाई। और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो मेरे पीसी में लगा हुआ है Ryzen 7 2700X, और ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि अभी मैं नया ग्राफिक कार्ड लेकर आया हूं जो कि है RX 5700 XT। समझने वाले समझ गए होंगे क्यों। अगला सवाल यहाँ पर एलियन की तरफ से आ रहा है, ब्रो बैकग्राउंड गदर है। थैंक यू सो मच एलियन भाई, अगर धरती पर आते हो तो मिलके जाना। यहाँ पर अगला सवाल साइलेंट लॉरिस की तरफ से है, भाई हम जंक नहीं है। तो यार देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं जंकीज कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि जंक मतलब कचड़ा, ऐसे ही लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जंकीज का मतलब जो होता है वो होता है एडिक्टेड, किसी भी चीज़ के लिए एडिक्टेड जो होता है उसको जंकीज कहते हैं। मतलब अगर तुम गूगल करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग एडिक्ट, लेकिन मेरे हिसाब से जो जंकीज मैंने मतलब जहाँ तक मुझे लगता था कि जंकीज का मतलब होता है केवल एडिक्शन। तो मुझे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे टेक की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। आप देखते ही हो मैं कितने ज़्यादा गैजेट्स वगैरह परचेज करता रहता हूं, तो टेक के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूं। तो इसीलिए मैंने अपने हिसाब से नाम रखा टेक जंकीज, कि मैं एक टेक जंकी हूं, जो मुझे देख रहा होगा वो भी मतलब टेक में इंटरेस्टेड है तभी मुझे देखेगा। तो इसलिए आप भी टेक जंकीज हो, इसलिए मैं आप लोगों को जंकीज कहता हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग सोचते हैं वो लोग गलत सोचते हैं। अगला सवाल यहाँ पर वेनु महेश की तरफ से आ रहा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड केबल्स दैट कनेक्ट टू द सेटअप बॉक्स। तो भाई देखो सिंपल सा है, ऑप्टिकल फाइबर आपकी कांच की होती है, कांच और प्लास्टिक का मिक्सचर। जो आपका सेटअप बॉक्स में लगा होता है वो मेनली कॉपर का होता है। यहाँ पर जो सेटअप बॉक्स में आपकी मतलब सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के थ्रू जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो भी आपका सिग्नल जाता है वो लाइट के थ्रू जाता है, जैसे ये लाइट पड़ रही है मेरी, लेजर लाइट होती है, उसके थ्रू जाता है। यहाँ पर अगला सवाल अरिजीत दास की तरफ से आ रहा है, एक्सप्लेन द डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60, 90, 120, 144, हाउ इज द डिफरेंस। तो रिफ्रेश रेट का मतलब भाई सिंपल सा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि रिफ्रेश का रेट, किसके रिफ्रेश का रेट, आपके स्क्रीन के रिफ्रेश का रेट। आपका जो स्क्रीन है वो 1 सेकंड में जितने भी पिक्सल है ना वो अपने आप को रिफ्रेश करते रहते हैं कि हाँ अब अगला क्या आने वाला है, अगला क्या आने वाला है। तो अभी तक जो हमारा टिपिकल आता था वो आता था 60 हर्ट्ज का, मतलब 1 सेकंड के अंदर 60 बार आपकी स्क्रीन रिफ्रेश होगी। लेकिन अब एंड्रॉइड वाले जितने भी फोन्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो हाई एंड फोन आ रहे हैं उसमें आपको 90, 120 या 144 हर्ट्ज का मिल रहा है। मतलब आपका स्क्रीन 1 सेकंड के अंदर 144 बार रिफ्रेश होगा। इसका एडवांटेज ये है कि जब भी आप किसी चीज को स्क्रॉल कर रहे होगे या गेम खेल रहे होगे तो मूवमेंट आपकी बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हाथ को यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ तो अगर ये यहाँ और यहाँ केवल 3 चीज आपको दिख रही है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब जटरी सी आपको दिखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर मैं अपने हाथ को यहाँ से कई बार मूव करके लेके जाऊं तो अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये चीज काफी ज्यादा स्मूथ लगेगी आपको इस 3 जर्क के मुकाबले। तो इसी तरह जैसे जितना ज्यादा आपका रिफ्रेश होगा 1 सेकंड के अंदर उतनी ही स्मूथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगला सवाल यहाँ पर अनुराग जिंदल की तरफ से आ रहा है, भाई मुझे प्ले स्टोर में ई बुक पब्लिश करनी है, वो डिसअप्रूव हो जा रही है तो मैं क्या करूँ। तो भाई देखो इसका दिक्कत यही है कि शायद आप किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। बाकी होना तो नहीं चाहिए ऐसा, गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर प्रियांक दीक्षित की तरफ से आ रहा है, ये जो मीम्स वाले मीम्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो एडिट वगैरह कैसे करते हैं, एक्सप्लेन। तो भाई मीम्स मैं मतलब मीमर्स लोग मीम देख के खुश तो हो जाते हैं, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत होती है ना बहुत ज्यादा होती है। मेहनत और प्लस क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होना पड़ता है आपको। जो भी रिसेंट सिचुएशन हुई उसमें तुरंत क्रिएटिव हो, कुछ भी नया बनाओ उसको सामने प्रेजेंट करो। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा दिमाग वाली है। प्लस एक अकेला बंदा इसको नहीं बनाता, पूरी टीम होती है। जैसे RVCJ है, इंडिया का सबसे बड़ा मीमर पेज है, तो वो उसकी पूरी कंपनी है भाई। वहां पर कम से कम 50 मीमर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे और उनको हर टाइम एक्टिव होना पड़ता है। जब भी कुछ हो जाए उसके रिगार्डिंग अगर
पर वो कुछ भी निकाल पाए, कुछ भी क्रिएटिव सोच पाए, तो वो क्रिएटिव सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो दीपांशु जाटव की तरफ से आ रहा है, भाई रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई रैम आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू रोम, जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो भी आपको मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड से नहीं चाहिए, जैसे कोई भी ऐप है, वो जब खुलना होगा तो वो एक तरह से आपकी रैम के अंदर यहाँ पर स्टोर करके रखा रहेगा। जैसे ही दोबारा से आप उसको खोलना चाहोगे तो बहुत जल्दी इसको एक्सेस कर लेगा। अगर हम इसको रोम के अंदर डालेंगे तो प्रोसेसर को रोम से डेटा लेने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो रैम जो होती है बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड की होती है और वो मेनली आपके एप्लीकेशन वगैरह में काम आती है। बाकी जो रोम होती है वो आपका जो भी जैसे फोटोज हो गई, मूवी हो गई, कुछ भी हो गया डाउनलोड किया हुआ, वो सब स्टोर करने में आपके काम आती है, जहां पर इतनी ज्यादा हाई स्पीड की जरूरत नहीं है प्रोसेसर से बात करने के लिए। यहाँ पर अगला सवाल कंचन देवी की तरफ से आ रहा है, विल अदर फोन सपोर्ट इंडियन सिम कार्ड इफ ब्रॉट टू इंडिया। तो अगर मैं एप्पल डिवाइसेस की बात करूं तो वो लोग तो भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, आप वहां से खरीदो, सील पैक डब्बा यहाँ पर लेके आओ, चलाओ, अपनी सिम डालो, पहले दिन से आपको एक्सेस मिल जाएगी। दूसरे अगर तरीके की बात करें जैसे सैमसंग का सीन है, तो वहां पर ये है जैसे आप दुबई गए, वहां पे आपने फोन लिया, तो वहां पर आपको दुबई की सिम कम से कम 5 मिनट तक चलानी पड़ेगी, उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज के लिए अनलॉक होगा। तो यहाँ पर मेन मुद्दे की बात ये है कि जितने भी फोन्स होते हैं उनके अंदर होती हैं बैंड्स, उनके अंदर नेटवर्क को रिसीव करने के लिए एंटीनाज लगे होते हैं। अब ये जो एंटीनाज होते हैं ये काम किसको रिसीव करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी चाहे यहाँ की हो, चाहे यूएस की हो, चाहे दुबई की हो, फ्रीक्वेंसी हर जगह सेम रहेगी। वो लाइंस ऐसे ही जाएंगी पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे स्पेस में चले जाओ, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए एंटीनाज लगे होते हैं। अब इंडिया में किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेशन हो रहा है, यूएस में किस फ्रीक्वेंसी पे आपके मोबाइल नेटवर्क चल रहे हैं, दुबई में किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। अगर ये चारों जगह या फिर पूरे वर्ल्ड में जहां भी मतलब मोबाइल नेटवर्क चल रहे हैं, उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लगभग कॉमन है और सारे फोन्स उन्हीं फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए बनाए जा रहे हैं। तो कोई सा भी नेटवर्क किसी भी देश में बहुत ही आसानी से चल जाएगा, किसी भी तरह की टेंशन लेने की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि वो कंपनी आपको अलाउ कर रही है कि नहीं, और वो चीज सॉफ्टवेयर बेसिस पे होता है। आपका हार्डवेयर कैपेबल है नेटवर्क रिसेप्ट करने के लिए, लेकिन आपके कंपनी जो है उसने उसको मना कर रखा है कि भैया अगर दूसरे देश से अगर कोई ला रहा है तो वहां की फ्रीक्वेंसी बैंड को हम नहीं यूज करने देंगे। अगला सवाल यहाँ पर आयुष की तरफ से आ रहा है, भाई कौन सा फोन अच्छा है, सैमसंग या फिर रेडमी अंडर 18,000। तो भाई मेरे हिसाब से देखो, आपको मैं सजेस्ट करूंगा, इसके 2 आंसर्स हैं। पहला, अगर आप इमोशनल होना चाहो, अगर आप इमोशनल होते हो तो भाई सैमसंग की तरफ जाओ, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो, अपने पैसे की वैल्यू आपको लेनी है, तो मैं आपको रेडमी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पोको X3 आपको लेना चाहिए। 18,000 में सबसे बेस्ट वैल्यू है, सबसे बेस्ट। यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है मिस्टर AG मैक की तरफ से, विच गेम इज बेस्ट फॉर गेमिंग चैनल। तो भाई यहाँ पर मैं देखो बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग कहेंगे ये फोन ले लो, वो फोन ले लो। मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूंगा, लंबा गेम खेलना है, लंबी रेस का घोड़ा आपको बनना है तो iOS डिवाइस की तरफ ही जाओ, या तो आईपैड या तो आईफोन। लंबी रेस में ये ही आपका साथ देंगे। इनिशियल आपके पैसे ज्यादा जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये फोन्स आपकी स्ट्रीमिंग तो करवाएंगे, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी की गेमिंग भी साथ ही साथ देंगे। दूसरे फोन्स में जब आप उसी सिस्टम पर गेम भी खेल रहे हो और स्ट्रीम भी कर रहे हो ना, तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने देखा है। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको iOS डिवाइसेस की तरफ ही जाना चाहिए, अगर आपको स्ट्रीमिंग और गेमिंग एक ही डिवाइस से करनी है तो। यहाँ पर अगला सवाल हमारा वीर वंशज की तरफ से आ रहा है, बहुत सारे सवाल हैं इनके, तो इनका मैं जो भी मतलब ठीक ठाक सा सवाल है वो मैं ले लेता हूँ कि भाई आपकी जेई में रैंक क्या आई थी और आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया था। तो भाई मेरी रैंक जब फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं आई थी, नहीं कर पाया था मैं क्लियर। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर करा था, मेरी एडवांस में रैंक आई थी करीब 9,000 के आसपास, लेकिन मैं आईआईटी में नहीं गया। मुझे शायद आईएसएम मिल जाता, लेकिन मैं आईआईटी में नहीं गया। मुझे एनआईटी में मिल रही थी, एनआईटी श्रीनगर, तो मैं श्रीनगर में नहीं गया। फिर मैंने यहीं मतलब अपने लोकल कॉलेज से ही यहीं से अपना ग्रेजुएशन किया। बाकी मेरे हिसाब से जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छा ही होता है। अगर मैं शायद आईआईटीज़ में चला जाता, आईएसएम में चला जाता, शायद मैं नौकरी कर रहा होता, तो वो मज़ा नहीं है नौकरी में जितना मैं देख रहा हूँ अब लोगों को। सब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे नौकरी कर करके परेशान हो चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पर इनका है कि मेरे पास 2K स्क्रीन है, मैं उसमें 4K कैसे देख पाता हूँ। तो भाई वो 4K चल रहा है, वहाँ से जो आ रहा है वो 4K में आ रहा है, आपको जो आउटपुट दिख रहा है वो 2K में ही दिखेगा, क्योंकि आपका डिस्प्ले 2K का है। तो अगर आपके पास एक 1080p डिस्प्ले हो तो आप उसमें 4K चीजें मत चलाया करो, क्योंकि आउटपुट आपका 1080p में ही आने वाला है। अगला सवाल है इनका कि लिक्विड कूलर के अंदर लिक्विड होता है क्या। बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है।
तो बस सवाल यहाँ पर सारे खत्म हो गए। मुझे उम्मीद है 6:46 हो चुके हैं। मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी इसको एडिट करता हूँ, उसके बाद जल्दी से जल्दी वीडियो को लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने जो भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, अगले संडे को हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।